नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। डॉक्टर साहब, अभी तक तो मैं जब तक आपसे बात करती थी तो आप अरविंद केजरीवाल के पुराने कलीग, पुराने दोस्त के नाते बात करती थी, लेकिन अब तो आप नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयारी कर चुके हैं, वहां से ताल ठोकने जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की राहें इस विधानसभा चुनाव में कितनी मुश्किल होने जा रही हैं? 2025 विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय लिबरल पार्टी की तरफ से मेरा नाम प्रपोज किया गया है नई दिल्ली विधानसभा से। एंड हम लोगों ने घोषणा की है कि भ्रष्टाचारियों को सीधी ललकार, भ्रष्टाचारियों को सीधी ललकार, दिल्ली बदल के रहेंगे दिल्ली सरकार। एंड जहां से लड़ेंगे फर्जीवाल, जहां से चुनाव लड़ेंगे फर्जीवाल, डॉक्टर मुनीश वहीं से ठोकेंगे ताल। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा इस चुनाव में खड़े होना का मतलब एक सब उन लोगों का एक सिंबॉलिक वॉइस है, वो सब लोगों की कलेक्टिव कॉन्सेंस है जो 2010 में 2011 में अन्ना आंदोलन के माध्यम से एंटी करप्शन जन लोकपाल बिल के लिए आए थे। और साथ ही साथ पहले 2-3 सालों में जिन ठीक लोगों ने पार्टी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करके उसके माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन बदलने का जो सपना देखा था, ये सब उनकी आवाज है। और मुझे पूरी खुशी है इस बात की कि मुझे ये एक मौका बन पड़ा कि मैं अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को सीधा ललकार सकूं। डॉक्टर साहब, कहते हैं ना, पुराने दोस्त के पास सारे राज होते हैं, और जी। आप तो अरविंद केजरीवाल के साथ तब से हैं जब अन्ना का आंदोलन चला, फिर 2015 तक जब सरकार बन गई थी दूसरी बार, एक तरह से अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ गए थे जब इनको 67 सीटें मिली थी, तब भी आप अरविंद केजरीवाल के साथ थे। तो अरविंद केजरीवाल को किन किन मुद्दों पर आप घेरने जा रहे हैं? वैसे भी अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में बहुत सारे मुद्दों से घिरे हुए हैं, बल्कि यमुना के झाग में भी डूबने की तैयारी एक तरह से हो गई है आम आदमी पार्टी की। एग्जैक्टली। देखिए, हमारी जो एक स्टेटमेंट है वो आई थिंक वो काफी कुछ सम अप कर देगी कि सत्ता तुम्हारे पास है, सत्ता तुम्हारे पास है, सिद्धांत हमारे पास है। वो सिद्धांत जो देश बदलने की एक व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे एक लॉफ्टी आइडियलिज्म देश के सामने रखा गया था। लेकिन पिछले 10 सालों में दुनिया देख चुकी है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने न केवल आम आदमी पार्टी के माध्यम से सत्ता के लालच में वो डूबते गए, साथ ही साथ उन्होंने सब सिद्धांतों से खिलवाड़ किया। तो हमारी लड़ाई 2 लेवल पे है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई एवं गवर्नेंस के एंगल से। क्योंकि आपका प्रश्न था कि हम किन किन मुद्दों को उठाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के माध्यम से उस वक्त 2012, 2013, 14 में एक मौका था अपने पास, यानी पूरे देश के पास, कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का एक मॉडल जो रखा गया था, व्यवस्था परिवर्तन की बातें की गई थी, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, उस पे कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल्स को, चंदा की पारदर्शिता देखिए आप, आंतरिक लोकपाल के मुद्दे को देखिए आप, हाई कमांड कल्चर खत्म करने की बात देखी जाए, सभी सिद्धांतों पे अरविंद केजरीवाल ने लगातार खिलवाड़ किया एवं इन चीजों को, इन सिद्धांतों को डिसमेंटल किया। कोई कारण नहीं था अरविंद केजरीवाल के पास कि एक जो आम आदमी पार्टी में एक सिद्धांत था, एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि एक व्यक्ति 2 से ज्यादा टर्म्स के बाद वो उस पद पे नहीं रह सकता। तो अरविंद केजरीवाल अभी तक कन्वीनर बने हुए हैं, और यहां तक कि सिद्धांत इस कानून को भी उन्होंने बदलवाया। कापा सेडा की मीटिंग में जब आपने डिसिडेंट्स को या कुछ लोगों को हटाया, तो क्या ऐसी मजबूरी थी आपकी? कोई मजबूरी नहीं थी मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, कि आपको बाउंसर्स बुला के आप वायलेंस शो कीजिए। तो हमारा जो इस वक्त एक जो मुकाबला है वो है आइडियोलॉजिकल फ्रंट। जो बात प्रशासन की है, तो दिल्ली पिछले 10 सालों में दिल्ली एक कूड़ा घर बन चुका है, गवर्नेंस वेंटिलेटर मोड में है। ये तो एलजी को पावर्स दी गई है तो थोड़ा बहुत काम यहाँ पे दिखता है आपको, नहीं तो इन लोगों ने 67 सीटें इनको मिली, पहले 62 सीटें मिली, लेकिन उन्होंने पूरा इनके साथ सत्ता के साथ खिलवाड़ किया। कितने मुद्दे ले लीजिए, कितने ही मुद्दे ले लीजिए, चाहे एमएलए एलईडी फंड का हो, यमुना का इश्यू हो,
कूड़ा करकट सफाई करने का मुद्दा हो, दिल्ली जल बोर्ड के मुद्दे हो, सड़कें, स्कूल, बस्तियां, अस्पताल, कहाँ कहाँ इसने मतलब लैक ऑफ गवर्नेंस था। गवर्नेंस तो पिछले 10 साल में हुई ही नहीं है यहाँ। जो शीला दीक्षित जी के समय में यहाँ पे कुछ बना था ढांचा, दिल्ली के ढांचे में कोई बदलाव नहीं। तो हमारी लड़ाई, हमारा चैलेंज ये है कि आपने गवर्नेंस के नाम पे लोगों के साथ खिलवाड़ किया। दिल्ली इस वक्त आज 19 अक्टूबर है, अभी तो सर्दियां शुरू भी नहीं हुई हैं दिल्ली में, और अभी से टॉक्सिक गैस चैम्बर बन चुका है। पिछले 10 सालों में आपने क्या किया? इन्होंने कोई परमानेंट या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पोल्यूशन के लिए नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे 700 थी कल आनंद विहार टर्मिनल। पीपल आर डाइंग, मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एयर पोल्यूशन की वजह से, टॉक्सिक गैस चैम्बर की वजह से लगातार अफेक्ट हो गया दिल्ली वासी। पर सर अभी तो आप ये देखिए ना कि जो मुद्दे तो अपनी जगह है वो तो चुनाव में आएंगे आएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ये देखिए कि अभी सत्येंद्र जैन कल ही तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, हमारा हीरा बाहर आ गया है, तानाशाही के मुंह पर एक और तमाचा। अगर तानाशाही ही इस देश में होती सर तो ये तो कभी बाहर ही ना आते। कोई तानाशाह अपने विरोधियों को जेल से बाहर आने ही क्यों देगा अगर उसी ने उनको फंसाया है? तो अगर ये जेल से बाहर आ रहे हैं तो कानून का पालन हो रहा है, इसका मतलब तानाशाही नहीं है इस देश में। लेकिन ये फिर एक ही राग अलापते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने आजकल एक नई बात सीख ली है, वो यही कहते हैं कि देखिए जब से मैं जेल में गया तब से काम रुक गए। तो भाई आप जेल जाने से पहले इस्तीफा दे देते, तब तो आप कहते थे कि जेल से काम चलाएंगे। आप ये देखिए, एक फोटो की तो मैं आपकी निगाह दिखाना चाहता हूँ आपके दर्शकों के लिए। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये सत्येंद्र जैन जी के साथ मैं खड़ा हूँ, 2014 का फोटो है। ये देखिए, फूड स्ट्रीट हम लोग खा रहे हैं उस वक्त। ही वाज एमएलए दैट पॉइंट, बट प्रेसिडेंट रूल लग चुका था दिल्ली में। और ये दूसरा फोटो आप देखिए, ये 2014 का फोटो है। आज ये लोग भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हम लोग नहीं हटे अपने सिद्धांतों से एवं दृढ़ निश्चय से। क्या कंपल्शन थे इनके पास कि आप शराब घोटाला कर बैठे, आपने हर चीज में लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। अपने आप को शहीद भगत सिंह के मुकाबले जब भी कुछ बात होती है कट्टर ईमानदार बोलने लग जाते हैं आप। अभी जो जन आपने रेफरेंस दिया, अब कल ही आए तो इनको इस जन से स्वागत किया गया सत्येंद्र जैन का, जैसे पता नहीं कोई वीर शूर सीमा से लड़के आया। बताइए, मतलब आपके पास एक पॉलिटिकल मोरालिटी भी तो होनी चाहिए ना, एक पॉलिटिकल एक नैतिकता होती है। ठीक है, लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, आप उसमें संयम दिखाइए और जनता को ठीक ढंग से गाइड कीजिए कि ठीक है, हम अगर साफ है तो कहिए आप, लेकिन अपने आप को इस ढंग से लॉफ्टी स्लोगन्स बनाने लग जाए आप, अपने को आजादी का वो दूसरा मसीहा बनाने लग जाए अपने आप को। साथ ही साथ ये देखिए जो जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया है, हाँ, चीजों तो में दिलचस्प है। उसमें तो सर वो क्या कहते हैं ना कि मतलब कि चिट्ठी लिख लिख कर लोगों को बताना कि मैं क्यों तिहाड़ जेल गया। सारी दुनिया को पता है आप तिहाड़ जेल क्यों गए। आप एक नया राग अलाप रहे कि मैं तुम्हारी वजह से, दिल्ली वालों की वजह से तिहाड़ जेल गया क्योंकि मैंने आपको मुफ्त में रेवड़ियां दी, सिसोदिया इसलिए गया क्योंकि स्कूल अच्छे बनाए, सत्येंद्र जैन इसलिए गए क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक बनाए। ये कौन सी बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कितनी बार झूठ परोसेंगे। जब पार्टी मुश्किल से बनी थी तब ये लोग, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो ये नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जेब से झूठी पर्चियां निकालते थे। ये देखो अंबानी का बैंक अकाउंट नंबर, स्विस बैंक अकाउंट नंबर। अच्छा, वो सब झूठ होता था, सब ऐसी फर्जी होता था, फर्जी। इनके पास बैंक अकाउंट नंबर कहां से आएगा स्विस अकाउंट का? क्योंकि अब से कह रहे, क्योंकि तब उन दिनों बोला जाता था हमारे पास तो शरद पवार का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर भी है। और जितने भी लोगों के साथ ये आजकल घूमते हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या समाजवादी पार्टी के हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये सबके नाम ले लेके बोला करते थे कि इनका विदेशों में जो खाता है उसके नंबर हमारे पास है, पूरा डिटेल हमारे पास है। वो सब फर्जी था। तब पब्लिक कोर्ट बना देते थे। नितिन गडकरी चोर है, यस चोर है। शरद पवार चोर है, यस। लालू, मतलब जिनका नाम लेने का मन करता था उसका नाम ले लेते थे। उस बात को 12 साल हो चुके हैं। अब जब अपने पे आई तो फेक सर्वे करवाना, अपने पे आई तो ये जनसंपर्क में ये बोला गया कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, बोलते हैं उस पत्रक में लिखा हुआ है। मुझे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया ताकि मैं दिल्ली के काम मत कर सकूं। आप कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड जनता के प्रतिनिधि हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेल पे भेजा है,
कंडीशंस ऐसी लगाई कि आप मुख्यमंत्री बने रह ही नहीं सकते थे। तो उस मर्यादा को आप निभाइए। सब जुडिस केस में इस किस्म के स्टेटमेंट्स देना गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और वापस इनको जेल में बुलाना चाहिए। इनको तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए बुक किया जाना चाहिए। जो बात हो रही थी टॉक्सिक एयर पोल्यूशन की दिल्ली में, ही शुड बी चार्ज फॉर क्रिमिनल नेग्लिजेंस। दिल्ली में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं इस वक्त, सबके फेफड़े काले हो चुके हैं लिटरली स्पीकिंग, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? सर ये जिम्मेदारी तो इनकी बनती है, लेकिन आप एक स्टेटमेंट देखिए, वो गोपाल राय ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि यूपी वाले गंदा पानी यमुना में डाल रहे हैं। सर यमुना क्या उल्टी बह रही है? यही स्टेटमेंट आतिशी मारलेना ने दिया था 1.5 साल पहले कि गंदा पानी आ रहा है उत्तर प्रदेश से। सर उत्तराखंड से आती है, पानीपत से होते हुए दिल्ली में एंटर करती है, फिर जाती है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि साजिश के तहत इसको उल्टा बहाया जा रहा है? कैसी बातें करते हैं सर? दूसरे लोगों पे इल्जाम लगाना। आप चाहे पराली का इशू देख लीजिए, जब पॉल्यूशन बढ़ता है दिल्ली में तो पराली के नाम पे पहले ये पंजाब गवर्नमेंट को घेरने लग जाते थे। अब 2 साल से पराली का इशू पे चुप बैठ गए, जैसे सन्नाटा हो जाता है ना, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, भगवंत मान की। तो बाकी स्टेट्स के साथ मिल के समस्याओं का समाधान करने की बजाय ये लोग ब्लेम गेम में चले जाते हैं। सेम अप्लाइज टू यमुना आल्सो। इनके पास पिछले 10 सालों में काफ़ी समय था। यमुना के बारे में आपको ध्यान होगा, ये मीडिया में अच्छी तरह ये बात इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है कि 2015 में सत्ता में आए थे ये लोग 70 सीटों में से 67 के साथ। तो जब छठ पूजा का समय आया अक्टूबर नवंबर में, तो अरविंद केजरीवाल की स्पीच है यमुना घाट की जो पूजा हुई थी, उसमें इन्होंने बोला था कि मैं आपको कसम दिलवाता हूँ, मैं कसम लेता हूँ कि 1 साल में यमुना नदी ऐसी बना दूंगा कि अगले साल दिल्ली का एक कॉमन मैन भी बड़ी प्राउड के साथ, बड़े प्राइड के साथ इसमें डुबकी लगा सके। सर लंदन की टेम्स नदी बना दूंगा। एग्जैक्टली। और 2024 हो चुका है, छठ पूजा फिर से आने वाली है अगले 2 हफ्ते में। तो आप ये देखिए कि इन्होंने किया क्या। तो कुल मिला के यदि यमुना पे इन्वेस्टमेंट भी अगर इनवाइट करते प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से, तो जैसे साबरमती नदी के साथ हुआ, टेम्स रिवर का एग्जाम्पल देख लीजिए। 60-70 ईयर्स बैक टेम्स रिवर भी बड़े गंदी हालत में थी, तो वहाँ के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट ने उसका ध्यान दिया, उसमें साबरमती में करके दिखाया गया। अब दिल्ली को आप करके दिखाते पिछले 10 सालों में। न केवल इन्वेस्टमेंट दिल्ली में आती, जॉब्स क्रिएट होती, सौंदर्य पर्यटन स्थल बनते, एवं उस बहाने कॉमर्स दिल्ली का बढ़ता, दिल्ली की आय बढ़ती। जबकि 31 सालों में पहली बार अब होगा इस साल कि दिल्ली वित्तीय घाटे में 8,000 करोड़ से है। 8,000 करोड़ का वित्तीय घाटा इस साल होने वाला है। तो इन लोगों ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया। इनके सभी एमएलए भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं, लिप्त हैं, कट कमीशन का जाल बिछा हुआ है। और जो भी रोजमर्रा की यहाँ पे सुविधाओं की चीजें, सिविक एमिनिटीज, सिविक फैसिलिटीज, प्रशासनिक काम जो भी है, उसमें पूरा निकम्मापन। इसलिए मैं कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को हम नई दिल्ली में विधानसभा में एक एक व्यक्ति को जाके बताने में जुटे हुए हैं कि न केवल अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, वो निकम्मे भी हैं, सुस्त भी हैं, असक्षम भी हैं। और नई दिल्ली विधानसभा बड़ी पढ़े लिखे लोगों की विधानसभा है, लोग जागरूक हैं। हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग में लोगों तक पहुंच रहे हैं। एंड हम ये भी बता रहे हैं कि भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से हम क्या बदलाव लाएंगे, इन एडिशन टू टेलिंग कि इन्होंने पिछले सालों में क्या नहीं किया। सर जब आम आदमी पार्टी बनी थी, आप उसके हिस्से थे। जो फंडिंग आएगी या लोग जो पैसा देंगे, चंदा देंगे, उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी होगी, लेकिन इतने सारे घोटाले क्यों कर दिए गए? क्या ये लोग भी सत्ता में जैसे ही बैठे वैसे इनका दिमाग खराब हो गया? क्योंकि एक स्टेटमेंट केजरीवाल का आजकल बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें वो अन्ना हजारे मंच पर बैठे और कह रहे हैं कि सत्ता जब आती है तो लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसा हो गया है कि सत्ता आते ही उन्होंने सबसे पहले उन लोगों से किनारा किया जो आप जैसे थे, जो सच में चाहते थे कि बदलाव आए। तो आप जैसे नेताओं से पहले, आप जैसे कार्यकर्ताओं से किनारा किया, बहुत से पार्टी के नेताओं को धक्के मारकर मार्शल्स की मदद से बाहर कर दिया। तो क्या ये लोग पूरी तरह से प्रशासन चलाने के काबिल नहीं थे?
ये ऐसी पार्टी है जो कि सिर्फ शोर ही मचा सकती है? क्योंकि अब 177 दिन जो तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल रहे, उसी को ही एक बहाना बनाया जा रहा है कि देखिए सड़कों पर काम नहीं हुआ, रोक दिया गया क्योंकि मैं जेल चला गया था। तो भाई जेल आप क्यों गए थे? आप जेल जाने से पहले इस्तीफा देके जाते ना, तो काम नहीं रुकने चाहिए थे। ये 9.5 साल वर्सेस वो 177 दिन दिख रहा है आज की तारीख में। देखिए, आम आदमी पार्टी के फिनोमिनन को समझना हो तो मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं जिसके माध्यम से समझा जा सकता है। मयंक गांधी की पुस्तक है, उसको भी आपके दर्शकों को मैं रेकमेंड करूंगा। उनकी पुस्तक है डाउन विद एएपी, डाउन विद एएपी। हिंदी में भी इसका संस्करण है, क्योंकि मयंक गांधी जो मुंबई बेस्ड है वो भी काफी अंदर तक वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, प्लस अन्ना आंदोलन के सिपाही थे। काफी लोगों ने आम आदमी पार्टी के माध्यम से एक देश बदलाव की मुहिम के तहत वो आए थे, उनके सपने थे। वो अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं आए थे, वो एक सोच के लिए आए थे कि जब जन लोकपाल बिल, जब कांग्रेस रेजिम में स्कैम आफ्टर स्कैम होने लगे, तो उस वक्त फिर कॉमनवेल्थ गेम ट्रिगर पॉइंट था कि जिसके बाद लगा कि हाँ, कि मतलब इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है दिल्ली में और देश में, कि आप ये देखिए कि इवन जो पेवमेंट की जो टाइल्सें होती हैं, कॉमनवेल्थ गेम से पहले जो पेवमेंट बनाए गए, बने बनाए पेवमेंट्स, साइड जो जिन पे लोग चलते हैं पेडेस्ट्रियंस, उनको उखाड़ा गया ताकि पैसा लगाया जा सके नई पेमेंट्स बनाने में। इस लेवल तक टॉयलेट शीट जो जो नैपकिन आता है, जो टिश्यू पेपर आता है, वो भी बताइए 500 रुपए का एक टिश्यू पेपर का रोल होता था। तो शीला दीक्षित के समय में इतना वहां पे मतलब खौफनाक भ्रष्टाचार हो चुका था कि लोगों को लगा दिस इज द टिपिंग पॉइंट। उसके बाद अन्ना आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी, अगले 1 साल बाद घोषणा हुई, तो लोगों को लगा चलो ठीक है, इस माध्यम से शायद गैल्वेनाइज हो और देश में बदलाव आए। लेकिन ये बात जब पीछे मुड़ के देखते हैं, और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आपके दर्शक अवश्य देखें, उसमें आम आदमी पार्टी एवं अन्ना आंदोलन की अनकही कहानियां हैं, तो समझ आएगा कि एक बहुत बड़ा एक खेल खेला गया देश के साथ, और उसके लिए मेनली जिम्मेदार है अरविंद केजरीवाल। न तो उनके पास वो सोच थी, न उनका चिंतन था, लेकिन क्योंकि एक सैलाब की तरह, एक आंधी की तरह एक आया आंदोलन, और उसके माध्यम से वो नायक बन बैठे, कोट अनकोट नायक तो थे नहीं, वो एक ऐसे नायक की भूमिका में आप बन पड़े हो जिसमें लोगों को लगा कि शायद देश में बदलाव है। जब सत्ता हासिल हुई 67 सीटों के साथ, तो अंजू जी आप खुद बताइए कि क्या कंपल्शन थे अरविंद के पास? कोई कंपल्शन नहीं था, कोई बैगेज था ही नहीं, कोई ऐसी कुछ चीज वापस किसी को देनी नहीं थी। जनता ने आपकी बात सुनी, उनको शिद्दत से माना कि आप भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, दिल्ली को लंदन जैसा बनाएंगे, लोगों ने बात मान ली आपकी। उसके बाद इनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस मैग्नीट्यूड की तरफ बढ़ती गई, पंजाब की तरफ, बिहार में नीतीश कुमार से बात करने लग गए, क्योंकि मैं तो उन मीटिंग्स में बैठता था, संजय सिंह और इस किस्म के दरबारियों के साथ आप अपने आप को घेर लिया, जो किसी प्रकार से देश के उस बड़े बदलाव के वाहक हो ही नहीं सकते। विभव कुमार, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आशीष तलवार और अन्य कई लोग, चमचागिरी करने वाले लोग आगे बैठ गए। सर आम आदमी जिस तरह का जनसंपर्क अभियान चलाया है, चिट्ठियां लिख रहे हैं, क्या रैलियां कर करके मन नहीं भरा? हर जगह अभी जनता दरबार लगा रहे थे, वो जनता अदालत लगा रहे हैं हर रविवार को, क्या वहां पर ये सब बातें बोल बोल के मन नहीं भरा अरविंद केजरीवाल का कि चिट्ठियां लिखने की जरूरत पड़ गई? लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? आप तो ग्राउंड पर जाकर बात करते हैं, बाकी के विधायक जो है उनको लगता है कि वो इस बार उनकी नैया पार हो जाएगी केजरीवाल के भरोसे। आम आदमी पार्टी की हालत इस वक्त ये है, स्वयं अरविंद केजरीवाल की, वो दशरथ में है, उनको पता है कि ये नैया डूबने वाली है, इनका जो सिस्टम है कोलैप्स्ड है अंदर से। अरविंद केजरीवाल जस्ट अपनी साख बचाने के लिए इस किस्म की, क्योंकि आपके बात बिल्कुल ठीक है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में काम तो किया नहीं पिछले 10 सालों में, तो रैलीज निकाल के जनसंपर्क से आप हासिल क्या करना चाहते हैं? थोड़ी बहुत भी नैतिकता होती तो आप ये कहते आतिशी को, जो इस वक्त मुख्यमंत्री है, कि आप मेरी खड़ाऊ क्यों लेके बैठी हुई है, एक कुर्सी खाली क्यों है, मुख्यमंत्री तो आप है। अच्छा, उसके बाद नौटंकियां, अरविंद केजरीवाल एक्स सीएम करंट सीएम को चिट्ठी लिखते हैं, सड़कें बनाने कि सड़कों का काम जल्दी से ठीक करवा दिया जाए। 9.5 साल क्या क्या चने बेचे? एग्जैक्टली।
तो तमाशा और लोगों को गुमराह करना, अराजक ये पहले से है, अराजकता इनके खून में भरी हुई है, डीएनए का एलिमेंट है। डीप स्टेट की फुल सपोर्ट है इनको। डीप स्टेट जब इनके पीछे लगा हुआ है, इनके साथ जुटा हुआ है, पीछे नहीं लगा हुआ, साथ जुटा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये तो बस पपेट है उस डीप स्टेट का, और ही इज बाइंग हिज टाइम। अब इनका समय जाने वाला है, इसलिए खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे, ये सिचुएशन। सर पर ये आतिशी मार लेना से कहीं इनसिक्योर तो नहीं है कि अगर आतिशी मार लेना कुछ अच्छा काम कर जाए तो पता चला कि इनका नंबर ही ना लगे। ये अभी जो चिट्ठी लिखी है उसमें भी इन्होंने जो भाषण दिया उसमें साफ कहा कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा मैं तुरंत सीएम बनकर आपकी सेवा में लग जाऊंगा। मतलब इनको लग रहा है कि जीत ही गए हैं और तुरंत आएंगे। मतलब सीएम की कुर्सी छोड़ने का इतना दुख हो रहा है इस वक्त इनको कि इनको सिर्फ यही दिखता है कि आप मुझे जिता दीजिए और मैं सीएम बन जाऊं। मजे की बात यह है कि जनता भी अब जानती है, मजे की बात यह है कि अब जनता भी जानती कि अरविंद केजरीवाल सीएम तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि शराब घोटाले में वो इस वक्त बेल पे आउट है, बेल पे बाहर आए हुए हैं। केस का ट्रायल तो अभी चालू होगा, और जो शर्तें तो कंडीशंस रहेगी उन पे। नेचुरल, वो कंडीशंस अगर तो अभी भी मान्य है। चुनाव हो जाते सर और उनको उनका विधायक दल चुन भी लेता है तो भी शर्त तो रहेगी सुप्रीम कोर्ट की कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, सीएम के तौर पर किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। ये सब तो साथ साथ चलेगा ही चलेगा जब तक कि ट्रायल पूरा नहीं होता। एग्जैक्टली, ट्रायल में सालों साल लगेंगे अभी तो इसलिए जो आपने कहा कि इस वक्त ये खुद लोगों को भ्रमित करके और अपनी टीम में भी लोगों को भ्रम जाल में फैला रहे, अंदर से वो भी जानते हैं, आतिशी भी जानती है, आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी जानते हैं, एवं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जनता भी जानती है कि ये फिर से मुख्यमंत्री दिल्ली के बन ही नहीं सकते। और मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि नई दिल्ली विधानसभा से ये ऐन वक्त पे पलायन कर जाए, पलायन, और अपनी पत्नी को उतारने की घोषणा कर। इस किस्म का इनका भांडा फूट चुका है। सर जो स्वाति मालीवाल है उस मामले में भी डरे डरे रहते हैं क्योंकि स्वाति मालीवाल तो हर दूसरे दिन उन पर हमला बोल रही है लेकिन ये कुछ बोलते ही नहीं है। क्या बोले बताइए। स्वाति मालीवाल उनकी ओल्ड टीम मेंबर, कंपेनियन रही है, उन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के परिवर्तन एनजीओ के समय तक काम किया। संतोष कोहली, स्वाति मालीवाल, ये उन लोगों में से। संतोष कोहली की तो डेथ हो गई, उनकी मदर कलावती कोहली सीमापुरी में सुंदर नगरी में रहती हैं, वो अभी भी, मैं उनके साथ संपर्क में हूँ, अभी भी उनकी हालत बहुत खराब है उन लोगों की। एज ए फैमिली दे आर स्ट्रगलिंग, लेकिन इस व्यक्ति ने कभी उनकी हेल्प नहीं की। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि स्वाति मालीवाल को कोई अलग ढंग से ये पेश आएंगे? स्वाति मालीवाल के साथ अपने व्यक्ति से, विभव कुमार से, जो गुंडागर्दी करने में माहिर है, उनसे उन्होंने उनके साथ अभद्रता की, वायलेंस, एक्चुअल वायलेंस की। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इनके पास कॉन्सेंस नहीं है, इनके पास कोई आत्मसम्मान नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास कि वो सच्चे लोगों का जवाब दे सके। हम लोग गीता ज्ञापन देने गए थे उनके रेजिडेंस पे, शीश महल तब बना नहीं था, ये मैं 2015-16 की बात, 2017 की बात होता हूँ। आप यकीन कीजिए अंजू जी कि उस गीता ज्ञापन में हम गीता की पुस्तक भेंट करने गए थे, श्रीमद् भागवत गीता की, कि आप सच्चाई के रास्ते पर वापस आइए, चंदे की जो लिस्ट है उसको दिखाइए। उसमें मेरे साथ कौन था अन्य लोगों के साथ? जयनाथ मिश्रा जी। जयनाथ मिश्रा उस वक्त 77 ईयर्स ओल्ड, लंदन वासी। लंदन वो चले गए थे 20-21 साल की एज में, और 75 ईयर्स की एज में वो वापस आए आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने, ये सोच के कि इस वक्त देश में जो 40 साल बाद, 50 साल बाद वापस आता है एक व्यक्ति, तो आप समझ सकते हो उसके मन में क्या एक तीव्र इच्छा होगी कि मेरा देश बदले, अच्छी पॉलिटिक्स की जा सके। वो व्यक्ति फिर कंपेल्ड हुआ चंदाबंद सत्याग्रह में भी मदद देने के लिए। तो जयनाथ मिश्रा जी के साथ मैं गया था, अन्य साथियों के अलावा हम उनके रेजिडेंस पे गए अरविंद केजरीवाल के, एंड उन्होंने जब हमने स्लिप भिजवाई अंदर, तो उन्होंने आने से मना कर दिया, क्योंकि सच्चाई को और सच्चे व्यक्ति को, जयनाथ मिश्रा जी के बारे में बोल रहा हूँ, उनकी हिम्मत नहीं थी उनको फेस कर सके। तो उसी दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं कि स्वाति मालीवाल के जो भी इस वक्त एक्यूजेशंस है, कोई जवाब नहीं है अरविंद के पास। सर पार्टी आपको लगता है एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी? कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से भगवंत मान के पर कतरे जा रहे हैं पंजाब में, उसके चलते पार्टी में दो फाड़ हो जाए? इस वक्त सभी लोग इलेक्शन मोड में हैं,
आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त 59 एमएलए हैं 70 में से, चुने गए थे 2020 में 62, 3 एमएलए छोड़ के जा चुके हैं, 2 मिनिस्टर थे उसमें, राजकुमार आनंद एवं जो दूसरे हैं सीमापुरी से विधायक जी गौतम जी, राजेंद्र पाल गौतम, इन दोनों ने मिनिस्टर्स होके, मतलब उनको हटाया गया, उनको मजबूर किया गया हटाने के लिए, एवं उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो 59 एमएलए में इस वक्त सबको अपनी अपनी चिंता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी लायबिलिटी बने हुए। सच्चाई ये है, इंटरनल फूट है, लोग सहमे हुए हैं, एमएलए ने पिछले 10 सालों में खूब भ्रष्टाचार किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते थे, जैसे थाने का एसएचओ होता है ना, कि मुझे तो नाइट में इतने पैसे चाहिए, तुम कहीं से लेके आओ। तो ये इनके गोरख धंधे थे, दलाली का कमीशन, इन्होंने टिकटें बेच के पैसा इकट्ठा करके पार्टी को पोषित कर दिया। जेट प्लेन में घूमने वाले अरविंद केजरीवाल, तो ये पैसा कहां से आया? तो अब अरविंद केजरीवाल के एमएलए सहमे हुए, क्योंकि अरविंद नहीं बचा सकता उनको जनता के बीच में जाके वोट मांगने। तो दो फाड़ मुझे लगता है तितर बितर हो सकती है पार्टी। दो फाड़ तो तब होगी जब सेकंड लेवल की लीडरशिप होगी उसमें। सेकंड लीडरशिप तो है ही नहीं। मनीष क्या लीडर बनेंगे? मनीष तो खुद जेल में जाने वाले हैं, फिर से बेल पे तो है ना वो लोग। बिल्कुल। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वहां पे? इसको कौन लीड करेगा इस पार्टी को इनके अलावा? सर सत्येंद्र जैन आ गए तो बल्ले बल्ले शायद इसलिए हो रही थी कि फंड रेजर तो पार्टी के वही हैं, और फंड की सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त आम आदमी पार्टी को। इसीलिए विभव कुमार और विजय नायर को पंजाब भेजा गया है, ताकि फंड वहां से लाया जाए, वहां पर भी लूटपाट मचाई जा सके। तो इसीलिए शायद इतने ज्यादा खुश हो रहे थे सिसोदिया कल कि हमारा हीरा आ गया। मतलब मुझे लगता है कि इसलिए रिलैक्स्ड होंगे कि चलिए फंड इकट्ठा करने वाला तो आ गया। वो बात अलग है कि सुकेश चंद्रशेखर ने कितने सारे आरोप लगा रखे हैं, करोड़ों कैसे उनसे हड़पे हैं, ये सारे मामले भी सामने आएंगे। सर आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर, तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। नमस्कार। नमस्ते अंजू जी, एक शब्द में कहना चाहूंगा अंत में, सत्येंद्र जैन फंड रेजर नहीं है, वो व्हीलर डीलर है, सत्ता के दलाल। एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा, विजय नायर एंड विभव कुमार वो दिल्ली में जाके पंजाब में जाके सारा पैसे चैनलाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि देखिए सत्येंद्र जैन के बारे में हम जो जानते हैं, क्योंकि आप तिहाड़ जेल के अंदर वसूली रैकेट चलाया करते थे जब वो जेल मंत्री थे। ये आरोप तो सुकेश चंद्रशेखर नहीं लगाए हैं, और इन आरोपों के चलते भी तिहाड़ जेल के कितने सारे अधिकारी हैं जो गेड़े में आए हैं। गृह मंत्रालय की जांच पड़ताल चल रही है, तो उसकी आंच भी तो जब सत्येंद्र जैन के आसपास आएगी तो केजरीवाल तक भी तो पहुंचेगी। ये इतना बड़ा रैकेट जो है वसूली का अगर जेल के अंदर चलता है सर, तो क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा, जो सत्येंद्र जैन के बहुत करीबी माने जाते हैं? तो अभी तो सर शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी चीजें सामने आनी है। अभी तो 5-6 महीने में पता नहीं कितना कुछ होगा। अभी तो यमुना सफाई का ही 7,000 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है, अभी तो और कुछ भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच।